सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। हादसे से बढ़कर हादसा ये हुआ, कोई रुका नहीं हादसा देखकर। अभी जो मोन्टाज में तस्वीर, जो फुटेज आपने देखी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी और मुल्क के बारे में बात हो रही है, लेकिन यकीन कीजिए, अल्लाह गवाह है, अल्लाह का रसूल गवाह है, ये एक एटमी मुमलिकत पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर नापुरसान हाल कराची का नौहा था, जो एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में पढ़कर मैं अपने असल मौजू की तरफ आऊँगा। हिजरत के बाद, सन 47 की हिजरत के बाद एक मरतबा फिर शहर के वासियों को हिजरत करनी पड़ गई है, थैंक्स टू मौजूदा जमहूरियत। तूफ़ानी बारिश के सबब हज़ारों ख़ानदान कराची के नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। परेशान हाल ख़ानदानों को एक और हिजरत का सामना, जैसे कि मैंने कहा, करना पड़ा। इन मुतासरीन का शिकवा था, इनका शिकवा था कि इनको किसी ने पूछा तक नहीं। अब ये हैरत की बात है कि इन्हें ये गुमान क्यों कर हुआ कि इन्हें कोई पूछेगा, जिनके सिर्फ अंगूठे जमहूरियत के मुगन्नियों के काम आते हैं, और वो भी हर कुछ इलेक्शन में। वो जिंदा चलते फिरते अजसाम को क्यों कर पूछेंगे? ये खुशफहमी इन्हें क्यों लाक हुई, मुझे नहीं समझ में आ रहा। इन मुतासरीन का कहना था कि हमारे बच्चे 20 घंटे से भूखे हैं, कुछ खाया तक नहीं, रात हमने छतों पर गुजारी है। आज के एक मौकर रोजनामे में बड़ी बड़ी खबर, अगर किसी के पास पढ़ने वाली आंख हो, शाया हो चुकी है कि मुतासरीन की आंखों में आंसू थे और वो सिंध हुकूमत और नाम नेहाद अपने मेयर को बद्दुआएं दे रहे थे। जाहिर है कि ये काम ऐसा तो नहीं कि जिस पर आदमी नफिल पढ़ करके और आपकी दराजी उम्र के लिए दुआ मांगे। अच्छी बात यह है कि जमहूरियत के शौकीन इन अवाम को, जो हर इलेक्शन में यूं भंगड़े डालते हुए वोट डालते हैं कि जैसे अब इनका मसीहा इनको इस तमाम अजियत से छुटकारा दिला ही देगा, जैसे अब इन्हें बेरोज़गारी का सामना न करना पड़ेगा, जैसे अब इन्हें लोड शेडिंग की अजियत में मुब्तला नहीं रखा जाएगा, जैसे अब इन्हें यूटिलिटी स्टोर का मुंह नहीं दिखाया जाएगा, जैसे अब इन्हें पेट्रोल स्टेशन पर ख्वार नहीं किया जाएगा। इन्हीं अवाम को, जमहूरियत के इसी शौकीन अवाम की मदद के लिए वो आ गए हैं जिन पर आमरीत का ताना दिया जाता है। कौन? सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फौज आ गई है। वो जो फौज को बड़े ताने दिया करते हैं कि इक़्तिदार पर कब्जा कर लेते हैं, उनको मेरे ख्याल है उनकी आंखों में जो मोतिया है या काला पानी, उनको ये नजर नहीं आ रहा कि फौज ये काम कर रही है, जो तुम्हारे करने का काम है वो फौज कर रही है, ये गवारा है, लेकिन इससे आगे नहीं। गुड। कश्तियों के जरिए मुतासरीन को बारिश मुतासरीन को कश्तियों के जरिए एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल। ताम अज़राए इखलाक, मुतासरीन ने पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा की शान में नारेबाजी की, शदीद एहतजाज किया, और जाहिर नारेबाजी मुर्दाबाद के अलावा क्या हो सकती थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जमहूरियत के मुगनी आज भी महज फोटो सेशंस और हमदर्दाना बयानात पर इक्तफा कर रहे हैं। इस दौरान में एक जमहूरियत दुश्मन खबर, आप इसे कह लीजिए, ये भी मैंने घर में नहीं छापी, ये बता रही है सिंध हुकूमत ने डूबने वालों को लावारिस छोड़ दिया। गुजर नाले से 2 अफराद की लाशें अवाम ने खुद ढूंढी, तीसरी की तलाश जारी। तीसरी मिल गई, अभी बताया गया। चलो, कम से कम कफन दफन की सहूलत तो नसीब होगी मरने वाले को, अल्लाह गरीक रहमत करे। एक और खबर मेरे पास है, वो बता रही है न्यू कराची में एम्बुलेंस न पहुंचने से शहरी इंतकाल कर गया। लेकिन इस एक अजियतनाक खबर के बाद जो दूसरी अच्छी खबर है वो ये कि अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस एक एटमी रियासत है पाकिस्तान में जमहूरियत का पौधा फल फूल रहा है। तो क्या हुआ अगर तुम अपनी जान से गए? जाओ, अल्लाह ताला जमहूरियत के मुगन्नियों का इकबाल बुलंद करे। अपनी असल खबर की तरफ आते हैं। अवाम को एक और अच्छी खबर सुनने के लिए मिली है। अवाम को हकीकी रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमत ने एक अहम कदम उठाया है। मुल्क के तमाम मसाइल गोया हल हुए और अब तब्दीली सरकार नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए संजीदा दिखाई देती है।
नैब ने नवाज शरीफ और सलमान शहबाज को पाकिस्तान लाने का फैसला कर लिया। एक अखबार के एक वेब डेस्क की ये खबर मेरे सामने मौजूद है। हुकूमत का ये कहना है कि सजा याफ्ता मुजरिम का घूमना फिरना निज़ाम इंसाफ से मजाक। वज़रा का कहना है कि इलाज तो क्या एक्सरे तक नहीं कराया गया। इस दौरान में एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने से पहले उनके डॉक्टर्स तक से तफ्तीश की गई थी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर कानूनी तरीके से इलाज कराने गए हैं। तो क्या हुआ अगर उन्होंने एक दिन भी किसी डॉक्टर का मुंह नहीं देखा। ताहम शेख रशीद साहब एक मरतबा फिर कमर कस लिए उन्होंने इंकशाफात के लिए। हुकूमती नाकामी तस्लीम करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाना हरगिज आसान नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब ने फरमाया कि हम इसहाक डार और सलमान शहबाज को भी नहीं ला सके। माजरत। शेख रशीद अहमद साहब का कहना था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लंदन चले जाने पर पछता रहे हैं। दूसरी स्टोरी जिसको आज कवर करेंगे वो है कि शहबाज गिल साहब एक मरतबा फिर मैदान में आ गए हैं। सिंध हुकूमत की शान में उन्होंने एक बयान दागा है। कह रहे हैं कि सिंध में सवाल करने वाले सहाफ़ियों की लाशें मिला करती हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी महज वडेरों का एक गिरोह है और इमरान खान पीपल्स पार्टी के लिए एक डरावना ख्वाब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब भी करीब करीब मुत्तफिक दिखाई देते हैं। माजरत। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग कतई हकीकी अपोजिशन नहीं। उन्होंने कहा कि दोनों जमातें हमेशा से हुकूमत की सहूलतकार रही हैं। हुकूमत और अपोजिशन पर IMF के यकसां वफादारी का इल्ज़ाम भी अमीर जमात इस्लामी मोहतरम सिराजुल हक साहब ने दागा। पैनल का तारुफ कराता हूँ। मोहतरम शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मोहतरम डॉक्टर असद अशरफ साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और मोहतरमा डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा हमारे साथ हैं, नमाज पढ़ रही हैं। राइट। अवाम को हकीकी रिलीफ की फराहमी का जहाँ तक सवाल है तो मेरा ख्याल है अवाम के मसीहा शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का करम है, लेकिन अभी तक तो सही था। प्रोग्राम शुरू हो गया है, दुआ करिए कि प्रोग्राम के बाद भी सही रहूं। अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला बड़ा मुसब्बबुल असबाब है, बड़ा कारसाज है। सर कुछ नाक़िबत अंदेशों का, कुछ अक्ल के अंधों का ये कहना है कि चूंकि मुल्क के तमाम मसाइल हल हो गए इसलिए आपने अब मुल्क के असल मसले की तरफ तवज्जो अपनी मबजूल की है और आपने कहा है कि चलो अब नवाज शरीफ को वतन वापस लाएं। सर नवाज शरीफ, एक हाइपोथेटिकल बात है, चलो नवाज शरीफ वतन वापस आ गया, उसके बाद क्या होगा? कितना टेढ़ी पैसा आपने अब तक निकलवा लिया जो उस वक्त आप कुछ कर लेंगे? दूसरा, शेख रशीद अहमद साहब ने जो हुकूमती नाकामी का एतराफ़ फरमाया है उस पर आप क्या फरमाएंगे? पहली बात तो ये है कि एक मुल्क के अंदर तमाम मामला साथ साथ चलते हैं। अब ये नहीं होता कि आप एक चीज़ को बंद कर देते हैं दूसरी को शुरू कर देते हैं। ये हुकूमत नहीं कर रही है, हुकूमत तो अदालत पे कहने पे कर रही है। आपको याद होगा यही बात थी कि जब हम लोग मियाँ साहब बाहर जाना चाह रहे थे और जब उनकी सेहत के मुतल्लिक तरह तरह की बातें हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर पर FIR दर्ज करवाने की बातें हो रही थी और यूं पोर्ट्रे हो रहा था कि शायद मियाँ साहब, अल्लाह ताला उनको वैसे तो 100 साल की ज़िंदगी दे, उनका साया उनके बच्चों पे कायम रखे, इस तरह इंप्रेशन आ रहा था कि अल्लाह ना करे अगर हुकूमत ने ना भेजा, अगर कुछ भी हुआ तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। और उसमें जो रिपोर्ट्स हैं, मैं ख़बर आपको पहले ये दे देता हूँ, उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि रिपोर्ट्स जो हैं उनको कहीं किसी लेवल पे मैनेज किया गया है। पंजाब हुकूमत उनकी अब तहकीक तफ्तीश कराने जा रही है। वो कौन लोग मुलव्वस हैं जो हुकूमत के एंड पे थे, वो कौन लोग हैं जो लैब के लेवल पर इसमें शामिल थे, वो तमाम लोग भी अब सामने आ जाएंगे। अब आपने कहा मियाँ साहब को वापस क्यों ला रहे हैं? देखें, आपको याद होगा नूरुल आरिफीन, जब मियाँ साहब बाहर जा रहे थे,
हुकूमत ने फेडरल ये फैसला किया कि ठीक है, अगर अब उनकी सेहत इस हद तक गिर गई है कि प्लेटलेट्स बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पर हैं, तो उनसे ये कहा गया कि आप अपना एफिडेविट जमा करवा दें और चले जाएं, ताकि उसकी वजह है कि कल हम उस गारंटर को पहुंच सकें। लेकिन उन्होंने जमा नहीं करवाया, कोर्ट में चले गए। अब वो कोर्ट की इजाज़त से बाहर गए हैं और अब कानूनी पोजीशन ये है, मैं एक वकील भी हूँ, कि मियाँ साहब की ज़मानत, चूँकि कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी कि आप उनको रिपोर्ट जमा करवाएंगे और अगर हुकूमत सेटिस्फाई होती है तो आपको एक्सटेंशन देगी, वरना वो ही फैसला करेंगे। तो पंजाब हुकूमत तो फैसला कर चुकी, ज़मानत खारिज हो चुकी। अब कानूनी जो पोजीशन वो ये है कि जिसको आप एब्सकॉन्डर कहते हैं, इश्तिहारी कहते हैं। अब आपको याद होगा कि ये मामला इस्लामाबाद कोर्ट में गया। अब अगर मियाँ साहब को रिलीफ लेना चाहते हैं, इन्होंने ना ही तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया है, अब मियाँ साहब के पास कोई कानूनी कवर नहीं है, पोजीशन नहीं है। हम मजबूर हैं कि हम कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करें। हाँ, ये बात जो आपने कही कि शेख रशीद साहब ने जो कहा है, हम भी ये समझते हैं कि चूँकि मुल्ज़मान को लाने का कोई कानून मौजूद नहीं है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने इसहाक डार साहब को और सलमान शाहबाज को भी हुकूमत ने लाने की कोशिश की थी, तो आगे से यूके ने रेफ्यूज़ कर दिया था। यहाँ पे कुछ सूरत हाल डिफरेंट है, चूँकि मियाँ साहब सजा याफ्ता हैं और कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग देकर गए हैं, इसलिए हम तो कर रहे हैं, वरना हमें तो कोई शौक नहीं। राइट सर, आपने बिल्कुल तफसील से वजाहत कर दी कि आपको कानून ने ऐसा करने पर मजबूर किया है। बिल्कुल ठीक है। अब हम जाएंगे डॉक्टर असद अशरफ साहब के पास। डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। डॉक्टर साहब, ठीक है। मजबूर वज़रा, मजबूर सरकार अब बहालत मजबूरी में सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ से को इंसाफ की जो है वो करार वाकई फ़राहमी के लिए कमर बस्ता है, उनको वतन वापस लाना चाह रही है। गो के सलमान शहबाज और इसहाक डार साहब को शेख रशीद अहमद साहब के बकौल हम वतन वापस न ला सके, लेकिन जो नाकामी उस वक्त हमें नसीब में आई थी, अब उसको कामयाबी में बदलने के लिए हुकूमत पुरज़्म है। आपके ख्याल में कितनी हद तक कामयाबी का मुंह देखना नसीब होगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बात कहूँगा कि ये क्योंकि सब जुडिस केस है और कोर्ट की इजाज़त से मियाँ साहब बाहर गए हैं, पूरी अनगाइडेड वज़ीर आज़म और अनगाइडेड उसकी काबीना, जिसे हुकूमत कहते हैं, दोनों को मिला के उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि मियाँ साहब को बाहर जाने दें। अब ये कह रहे हैं कि हम उन्हें वापस लाएंगे और नैब के थ्रू लाएंगे, जबकि नैब कह रही है कि जिन्होंने भेजा है वो लेके आएँ। क्या इनको नहीं पता था कि मौजूदा वज़ीर सेहत फैसल सुल्तान प्राइम मिनिस्टर का गुलदस्ता जब लेके गए सर्विसेज हॉस्पिटल के वीवीआईपी वार्ड में, तो उन्होंने सारा रिकॉर्ड चेक नहीं किया। ना सिर्फ उन्होंने 14 प्रोफेसर यहाँ के जो बड़े रिनोन्ड हैं, उन्होंने ये सारा फ़ैसला किया। और उन्होंने नहीं किया, उससे पहले एक और बोर्ड भी था, कई बोर्ड बने हैं, सबका एक ही फ़ैसला था। ये जैसे मैंने कहा, ये नाअहल और अनगाइडेड जो मिज़ाइल हैं, ये सारे वज़रा के, मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, ये पाकिस्तान को जिस तरह आपकी आईटी की उन्होंने पहले सारा डिग्रियों को मशकूक किया दुनिया में और पाकिस्तान की रसवाई की, फिर इनका एक बयान आया कि पायलट जो हैं उनके लाइसेंस जो हैं वो जाली हैं, आपकी एक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जो थी वो बैठ गई, आज उसके नाम से घबरा रहे। अब इन्होंने एक और एजेंडा किया हुआ है कि पाकिस्तान के डॉक्टर जो सारी दुनिया में जहाँ जाते हैं अपना नाम पैदा करते हैं, ना सिर्फ नाम पैदा करते हैं, वहाँ आज आप अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट किसी मुल्क का नाम ले ले, वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वहाँ पर पाकिस्तानी डॉक्टर जो हैं वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं। सर, आपकी बात को मैं काटना तो हरगिज़ न चाहता था, ताहम आपकी बदगुमानी दूर किए बगैर मैं रह नहीं पाया। दर हकीकत शौकत बसरा साहब या मौजूदा हुकूमत, मेरा अपना ख्याल है, आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, उनका इरादा शौकत बसरा साहब का ये कहने का नहीं था कि वो हुकूमत अब जो है वो पायलट्स के बाद या पीआईए के बाद डॉक्टर कम्युनिटी को मतून करने चली है।
मेरा ख्याल है शौकत बसरा साहब मासूमियत देखिए, में बात मुझे कह चुके मेरी हैं पूरी कि बात साबिक वजीर आजम की मेरी लैब पूरी बात रिपोर्ट्स में सुनने हेर के वजीर फेर कोई सेहत लैब अटेंडेंट्स कर सकता है। सर, इतने हाई प्रोफाइल आदमी का इतना हाई प्रोफाइल केस और इल्जाम ये लगा रहे हैं माली अल्लाह पर, भला करे, उनके बावर्ची फाइल पे पर। उनके फाइल उन बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी बात उनकी फाइल पे ये लिखा हुआ था हाई प्रोफाइल कन्विक्ट, ये ऊपर फाइल पे लिखा हुआ था वीवीआईपी वार्ड में, जहां 14 प्रोफेसर जो हैं, जो माया नाज हैं पाकिस्तान के, जिनकी कोई सानी नहीं है, उनकी रिपोर्ट है। और रिपोर्ट भी किसकी है? गवर्नमेंट लेबोरेटरीज की है, ये कोई प्राइवेट नहीं है कि किसी ने जाके शौकत खानम से करवा ली। तो मैं मोहतरमा, और इनको ये भी पता है कि मियां साहब बीमार जरूर थे, लेकिन वो रात को लॉन में जब वॉक करते थे तो उनको सारा डिपार्टमेंट नहीं, एजेंसियां भी देखती थी, हुकूमत भी देखती थी। क्या वो वहां वीवीआईपी वार्ड के साथ वाले लॉन में शाम को चहलकदमी नहीं करते थे? दुरुस्त है सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं आपकी तरफ आता हूं डॉक्टर साहब। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। मैडम, हुकूमत और नून लीग में एक मरतबा फिर ठन गई है, और जाहिर है कि ये ठनी है मोहतरम नवाज शरीफ या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। पूछना ये था कि एक बाईलाइन मेरे सामने है, वो बता रही है कि नवाज शरीफ को मफाहमत की सियासी कीमत चुकाना होगी। अब आखिरी फैसला उन्हें करना है, इक़दार या इक़्तिदार। आगे लिखा है कि बरतानिया आमदन से ज़ायद असासे को जुर्म नहीं गर्दानता, हुकूमत इसरार नहीं कर पाएगी। पहली वाली लाइन पर दोबारा तवज्जो मरकूज कराना चाहूँगा। आखिरी फैसला नवाज शरीफ को करना है, इक़दार या इक़्तिदार। मैडम, पाकिस्तान की वो कौन सी जमात है? आपका जवाब मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की वो कौन सी जमात है या पाकिस्तान में कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने इक़्तिदार की नहीं इक़दार की सियासत की है? क्योंकि मेरे सामने इंट्रो में जो मैं बात कर चुका हूँ, मेरे सामने अमीर जमात इस्लामी का एक फतवा, आप इसे कह लीजिए सियासी बयान कह लीजिए, उन्होंने दोनों जमातों को हकीकी अपोजिशन नहीं बल्कि हुकूमत की, हमेशा से हुकूमतों की सहूलतकार या आलाकार करार दे दिया है। तो उस एक हवाले से इक़दार की सियासत का ख्वाब देखना ये दीवाने का ख्वाब नहीं होगा? आप इस बात को जानते हैं, पाकिस्तान की जो सियासी हिस्ट्री और पाकिस्तान की जो इस वक्त हकीकी सियासी जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसने हमेशा इक़्तिदार की सियासत की। आप शहीद इफ्तिकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत देख सकते हैं, आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौरे हुकूमत का दौरानिया देख सकते हैं कि हमने कभी भी इक़्तिदार के लिए नहीं, अवाम के हकूक़ के लिए जद्दोजहद की है, जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है, सियासी जद्दोजहद की है। और इसके खातिर हमारे हज़ारों कारकुनान न कैद और बंद की सहूलतें बर्दाश्त की, ना सिर्फ कारकुनान बल्कि हमारे लीडर्स ने। आपने देखा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तख्तेदार पे चढ़ गए, लेकिन उन्होंने कोई किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, ना वो झुके न, और हमेशा के लिए तारीख में उनका नाम जो है वो अमर हो गया। इसी तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कोई कंप्रोमाइज की सियासत नहीं की। अगर वो इस मुल्क में आई और जिसको एक कहा जाता है कि एनआरओ, तो उन्होंने इस मुल्क की खातिर, सियासी जमहूरियत के खातिर, हुकूमतों के खातिर, आपने देखा कि उस मुआहदे के तहत जिसे एनआरओ कहा जाता है, ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब आए बल्कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई और मुल्क से आमरियत का खात्मा करके जमहूरियत की दावेल उनके लहू के जरिए खींची गई। और 2007 27 दिसंबर को उन्हें शहीद कर दिया गया लियाकत बाग में, लेकिन उन्होंने सियासी जमहूरियत का आखिरी दम तक जद्दोजहद की जमहूरियत के लिए। और उसके बाद जो जमहूरियत चल रही है वो उनके खून के सदक़े में, जो 2008 से 13 तक फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की जो जमहूरियत ने अपने 5 साल टेन्योर कंप्लीट किए। सेकेंड, जैसे भी नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आई, तमाम तर खदशात के बावजूद हमने न सिर्फ तस्लीम किया, फर्स्ट टाइम जो है आपने देखा कि किस तरीके से हुकूमत इक़्तिदार जो है वो तब्दील हुआ, पाकिस्तान की तारीख बनी, और उसके बाद ये थर्ड टेन्योर में दाखिल हुई है। तो अगर कोई ये कहता है कि नवाज शरीफ साहब के लिए, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने उन्हें भेजा किस तरह? आप तो एनआरओ नहीं दे रहे थे, आप तो बार बार कहते थे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। वो जो रिपोर्ट आपकी हुकूमत ने तैयार की, वो जो मेडिकल रिपोर्ट आपकी हुकूमत ने तैयार की, वो जो कैबिनेट में पेश की, वो क्या ड्रामा था? अगर आज वो गलत था
तो फिर ये सही है या ये सही था वो गलत है, क्या राइट क्यों मैडम, सही है? थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं, क्योंकि मुझे मेरा ख्याल है कि ब्रेक की कॉल दी जाने ही वाली है। मैं चाहता हूं शौकत बसरा साहब से एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है वो पूछता चलूं। शौकत बसरा साहब, अगर आपकी तवज्जो पाऊं तो जान की अमान चाहते हुए मैं इंतहाई अदब इंकिसार उसके साथ एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। जनाब मन, वो जो एक कैमरा मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान से गया होगा या शायद लंदन में कहीं किराए पे उधार ले लिया गया होगा, और उसके बाद फिर पाकिस्तान में एक बड़े मारूफ चैनल पर जहांगीर तरीन साहब का वो इंटरव्यू नशर हुआ। सर, कुछ इसी तरह से कुछ और लोग भी तो जा सकते थे और जहांगीर तरीन साहब को डंडा डोली करके या इज्जत एहतराम से गार्ड ऑफ ऑनर दे के ला सकते थे, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब, लोगों का ऐसा कहना है कि जो गुल यहाँ खिला के गए हैं उसका गुलदस्ता बहरहाल यहाँ मौजूद है, उसकी महक आपके, मेरे ख्याल है आपके या मेरे नथनों से अभी तक फरामोश तो नहीं हुई होगी। तो नवाज शरीफ के साथ साथ अगर ये कार्य खैर भी थोड़ा सा हो जाए तो क्या कहेंगे आप? और अगर नहीं हो पा रहा तो उसकी कोई खुदा न खास्ता सियासी वजह तो नहीं है? मुझे तो यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं है। नूरुल आरिफीन, वैसे मैं आपको ख़बर दे देता हूँ कि मेरी ख़बर ये है कि जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। या लाए जा रहे हैं? अब आ गई आपका जहाँ तक, अब सुनो मेरी 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 गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश। अब जहाँ तक आपके नहीं, सवाल जहाँ का तक नहीं, उसका जवाब पहले वहाँ तक। सर, पहले जहांगीर तरीन के बारे में तो बताइए। मैं जहांगीर तरीन साहब के मुताले की बात करने लगा हूँ। अब आपने जो कहा कि मियाँ साहब के साथ आप उनको क्यों नहीं ला रहे? देखें, जहांगीर तरीन साहब का केस डिफरेंट है, मियाँ साहब का केस डिफरेंट है। मियाँ साहब एक बाकायदा अदालत से सजा याफ्ता हैं, उनको बाकायदा कंडीशनल बेल मिली थी, दूसरी बात। तीसरी बात, अभी आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आर्गूमेंट सुना होगा कि उन्होंने खुद कहा कि अब उनका स्टेटस जो है वो क्लियर किया जाए, और वो क्लियर कर दिया पंजाब गवर्नमेंट ने कि अभी वो इश्तहारी और एब्सकाउंडर हैं। अब ये गवर्नमेंट जो हुकूमत कर रही है, ये अदालत के आर्डर को इम्प्लीमेंट कर रही है। तरीन साहब वाले मामले में ना तरीन साहब सजा याफ्ता हैं, ना किसी अदालत को रिक्वायर्ड हैं। अगर जब किसी अदालत की तरफ से ये हुक्म होगा तो हुकूमत उस पर हरफ बहरफ उसी तरह अमल करेगी जिस तरह मियाँ साहब के केस में अमल कर रही है। अब हुआ ये है कि आपको याद होगा माजी में भी चीनी की कीमतें बढ़ती थी, माजी में भी माफिया जरा मेरी तशफ़ी करा दीजिए, जहांगीर तरीन साहब को ला करके प्राइम मिनिस्टर फिर क्या करना मकसूद है? कमेटी बनाई, कमीशन बनाया, और उसके बाद उस रिपोर्ट को पब्लिक किया। अब इदारे उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। जब इदारों ने कार्रवाई शुरू की, यही चीनी वाले लोग चले गए, जाके स्टे ले लिया। अब देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको खबर इसलिए दे रहा हूं कि तरीन साहब के नज़दीकी हवालों से मुझे पता चला है कि वो खुद अपने तौर पे पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। लेकिन अब जहां तक हुकूमत का तल्लुक है, हुकूमत से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, तसल्ली बख्श जवाब मिल गया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है सर से वक्फे पर जाने का। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। असद अशरफ साहब, सर ये पूछना था, यही सवाल जो मैंने मैडम से पूछा था, इसको ज़रा थोड़ा सा रीवर्ड करके, क्योंकि नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक़ है, इक़्तिदार या इक़्तिदार के हवाले से मुताल्लिक़ है। मैं ये पूछना चाह रहा था पहले, बल्कि एक शेर सुन लीजिए, मुझे याद आ गया। वो एक बात बहुत तल्ख़ कही थी उसने, वो एक बात बहुत तल्ख़ कही थी उसने, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। मेरे लहजे को फरामोश करके कंटेंट पे अगर आप तवज्जो दें तो मैं इंतहाई अदब के साथ पहले से माजरत करते हुए आपसे ये पूछना चाहूँगा, नवाज शरीफ साहब जो इससे पहले भी अपने लोगों को, अपनी सियासी जमात को, अपने वोटर्स को दागे मफारकत दे करके एक हलफनामा, हल्फ अतात जिसे कहते हैं, वो जमा करा करके और मुल्क से बाहर जा चुके हैं। पाकिस्तान का पहला मेडिकल NRO लेने का इल्ज़ाम भी उनके ऊपर है। दूसरा आसिफ अली जरदारी साहब और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर है। पूछना यह था कि अब उनसे इक़्तिदार की सियासत की तवक्को रखना अबस न होगा? देखिए मियाँ नवाज शरीफ जो इस वक्त इंग्लैंड में है, वो सिर्फ इसी वजह से हैं, सारी सियासत आपके सामने है कि वो इक़्तिदार की सियासत कर रहे हैं। इक़्तिदार की सियासत करनी होती तो वो कभी ये ना कहते
कि रज़ा रब्बानी को सेनेट का चेयरमैन बना दें, हासिल बजिंजो को नॉमिनेट कर दिया। हमें उस वक्त भी कहा गया कि आपके 65 सेनेटर्स हैं, हासिल बजिंजो की जगह नून लीग का कोई जो है कैंडिडेट वो लें तो हम रुकावट नहीं डालेंगे। लेकिन उन्होंने अक़दार की सियासत की। काश मैं आपका शेर में जवाब दे सकता, मैं डॉक्टर हूँ, शेर मुझे काम आते हैं, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ बार बार जो इनको इस तरह किया जाता है, आप कह रहे हैं कि एक कैदी से NRO ले के और लिख के गए बाहर, एक कैदी की क्या बेचारे की वो हो सकती है कि वो करे। और बार बार जो वो आ रहे हैं, पिछली हुकूमत भी आप देख लें, जब हम जा रहे थे और ये सारे लोग लाहौर में इकट्ठे हुए और चंद 100 के करीब भी नहीं ला सके, उतने सैकड़ों लीडर्स स्टेज पे थे और सारी पाकिस्तान की पार्टियां इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, MQM और सारे धड़े और मजहबी धड़े, कादरी साहब, फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न, थर्ड कज़न और PTI भी, लेकिन नहीं हो सके। उनको मौत जब नज़र आई तो फिर उन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया और फिर उन्हें बताया गया कि हमारे साथ जुड़ो, हम आपको सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बनाते हैं। और इसका सबूत जगह जगह आपको वफाकी वज़रा जो अनगाइडेड हैं वो अपने वोटर्स में मुल्तान से कहते हुए नज़र आते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ को वोट दे के ज़ाया ना करना, क्योंकि फ़ैसला हो चुका हुआ है कि किन लोगों ने इन्हें वज़ीर आज़म देना और जिताना है। इनका वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर एजाज शाह बार बार ये ना कहते जगह जगह, और रिकॉर्ड है कि कैमरे के सामने उन्होंने कई बार ये बात मानी है कि मियाँ नवाज़ शरीफ आगे भी अगले 6 साल भी वज़ीर आज़म रहता अगर वो अपना बिहेवियर गैर जमहूरी रखता, मैं ये कहूँगा। लेकिन मियाँ साहब ने लोगों की और अक़दार की सियासत की है और इंशाल्लाह आगे भी ये करेंगे। हमारा रिकॉर्ड जो है वो बताएगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन दी वर्ड। ठीक हो गया। और यही वजह है कि आज भी वो अपना मौक़िफ़ जो है, हम भी सारे जो हैं पार्टी उन्हीं के मौक़िफ़ पे हैं। ठीक है, शाहिदा रहमानी साहब आप मुझे सुन सकती हैं मैडम? मैडम आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ नहीं आ रही तो मेरी बात सुन ले। ये सारे जो बैठे हुए ना इस्लामाबाद में और आवाज़ पंजाब नहीं आ रही में, है वो और कभी सीख कुछ रहे हैं। और है, 2 साल बाद भी सर 2 साल बाद भी सीख रहे हैं और इनके पास कैबिनेट में जितने भी केसेस जा रहे हैं, चाहे वो शुगर का, आटे का, अच्छा सर, किसी और चीज़ की फाइलें जा रही हैं, वो सारी डॉक्टर साहब मैं आज आप ही से बात करता हूं, फ्रॉड वाली जा रही हैं। वो फाइलें मैडम लाइन पे आ गई। डॉक्टर साहब मैडम लाइन पे आ गई, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं सर। बसद एहतराम मैडम, आप मुझे सुन सकती हैं? बिल्कुल। मैडम अभी डॉक्टर असद अशरफ साहब से मैंने एक सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कैदी की क्या मजाल कि वो हुक्म से सरताबी कर सके। मैडम मुझ पर बहुत तोहमत धरी जाती है कि मैं बार बार खुदा न खास्ता जमहूरियत वालों को उनकी शान में गुस्ताखी करता हूँ, बार बार मैं भुट्टो भुट्टो करता हूँ। हालांकि ये खुदा गवाह है कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो हालांकि मैंने देखा नहीं है, क्योंकि उनका इंतकाल या उनकी फांसी मुझसे मेरे आने से पहले हो चुकी थी, लेकिन मैं उनका मोतरफ ज़रूर हूँ। अभी इस वक्त जो मेरे सामने एक तहरीर है उसमें भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अजमत बताई गई थी। मुझे अचानक याद आया कि ये जो बात, ये जो जवाज़ डॉक्टर असद अशरफ साहब ने पेश किया है कि कैदी की क्या मजाल के वो हुक्म से हुक्मदुली कर सके। मैडम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी एक कैदी नहीं था जिसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी तो डॉक्यूमेंट साइन कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये अलग बात कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम लेवाओं ने पै दर पै कौम को जितनी मायूसी दी, मतलब उस पर कहानियां लिखी जा सकती हैं। क्या फरमाएंगी आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, आप सबसे पहले तो आपको इस बात पे शुक्रिया कि आप आज मौजूद थे और आपने इस पर जिक्र किया अल्फाज भी सही जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। बिल्कुल उन्होंने असूली सियासत की और आपको याद होगा और आपने जैसे देखा कि उनको बहुत पेशकश की गई, उन्हें दुनिया के किसी भी हिस्से में ले जाने की पेशकश की गई, बड़े बड़े वज़ीर आज़म और सदूर ने पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी के हाथों मरने से बेहतर है मैं तारीख में मरना पसंद करूंगा। ये उनके अल्फाज थे और आपने देखा कि तारीख में वो हमेशा के लिए जिंदा हो गए। इनका ये वही एक फैसला था जिसपे असूलों के खातिर उन्होंने कोई समझौता नहीं किया और उन्होंने कहा कि मैं सच्चाई के साथ कायम हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरा ज़मीर मुतमईन है
और उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। और ये वक्त ने साबित किया, उस वक्त के जजेस ने बाद में जाके इकरार किया कि वो एक गलत फैसला था, वो एक गलत अदालती फैसला था, जिसकी वजह से हमने एक अजीम शख्सियत को खो दिया, जिसने आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में वो काम किया कि जब साने मसीह की पाकिस्तान हुआ उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ 90,000 फौज वापस लाए, मखसूसा इलाकों को लाए, इस मुल्क को पार्लियामेंट दी, इस मुल्क को आइन दिया, इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस की और तमाम लोगों पे रोजगार के दरवाजे खोलो और ऐसे अजीम शान मंसूबे दे गए जो आज तक तारीख के अंदर उनके नाम के साथ याद किए जाते हैं। और इस मुल्क को सबसे बड़ी चीज के एटॉमिक न्यूक्लियर पावर बना गए, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान नाकाबिले तस्वीर है। तो ऐसे लोग ही तारीख में जिंदा रहते हैं। आप इस पार्टी पे जितने भी इल्जाम लगा रहे हैं, बहतान लगा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हसीनों की सियासत की है, माजी में भी की, और आज भी हम उसी विजन को, उसी नजरिए को लेकर चल रहे हैं। अच्छा मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगी, आपने मेरा शुक्रिया अदा किया। हालांकि अल्लाह जानता है मैंने सच बोला है सिर्फ, मतलब इसमें किसी की तारीफ़ करनी पड़े या किसी के बारे में कुछ कहना पड़े। लेकिन दूसरी बात पे आपने मुझे लपेट ही दिया, जो बहतान और इल्ज़ाम की बात आपने की, बहरहाल उसका ज़्यादा शुक्रिया। शौकत बसरा साहब के पास जाऊँगा। शौकत बसरा साहब, सर बात निकली है भुट्टो की, तो मेरा ख्याल है डॉक्यूमेंट्री बना लेते हैं भुट्टो साहब पे। एक और तहरीर है रऊफ़ क्लासरा साहब की, लिख रहे हैं कि लोग इमरान खान का मुकाबला भुट्टो के साथ करने लग गए थे कि पॉपुलर भी भुट्टो जैसे हैं और तकरीरें भी उनकी तरह शानदार करते हैं, लेकिन एक फ़र्क दोनों में था जो अब महसूस हो रहा है। भुट्टो बहुत किताबें पढ़ते थे, मुल्की और गैर मुल्की हालात से ख़ुद को बहुत बाखबर रखते थे। भुट्टो जल्दी फ़ैसला करने की सलाहियत रखते थे, जबकि जनाब वज़ीर आज़म के फ़ैसले रोज़ बरोज़ बदल रहे होते हैं, जिसे लोग यू टर्न का नाम देते हैं। भुट्टो के पास एशिया की बेहतरीन लाइब्रेरी थी और उन्हें बहुत पढ़ा लिखा वज़ीर आज़म समझा जाता था। महसूस होता है मौजूदा वज़ीर आज़म का मुताला सिर्फ मुस्लिम हिस्ट्री तक ही महदूद है, गालिबन वो जदीद कुतुब नहीं पढ़ते। सर जुज़वी सवाल, एक तो आजकल आपके ज़ेर मुताला कौन सी किताब है, किस राइटर की, और फिर उसके बाद इस पर ज़रा तबसरा फरमा दीजिए। देखिए नूरुल आरिफीन, पहली बात तो यह है कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान क्या दुनिया के एक बहुत बड़े लीडर थे, इसमें कतई दो राय नहीं है। और उनका एक जुडिशल मर्डर हुआ, और जिनने जुडिशल मर्डर किया, आज पीपल्स पार्टी उसी नून लीग जिसको वो अपनी रूहानी औलाद कहते हैं, ज़िया उल हक, और वो ज़िया उल हक जो आमर डिक्टेटर था, जिसने अमेरिका के हुक्म पर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लीडर को, जो ज़ाहिर है प्री प्लान मनसूबे के ताबे उनका जो अदालती कत्ल हुआ, इसमें तो कतई दो राय नहीं है कि वो एक बहुत बड़े लीडर थे। उन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, लेकिन ज़रा आप हालात देखें, वही पीपल्स पार्टी जो ज़िया उल हक को शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का कातिल कहती थी, आज वही पीपल्स पार्टी जो 2 साल पहले तक इसी बात पर कायम थी, आज उनकी मोहब्बतें, आज उनका किसके साथ बैठे हुए हैं, उन्हीं नून लीग के साथ, जिसके मुतल्लिक ज़िया उल हक कहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ को मेरी उम्र लग जाए। तो आप अंदाज़ा करें कहाँ गई शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की स्ट्रगल, कहाँ गया उनका फ़लसफ़ा, कहाँ गई उनकी जद्दोजहद। ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी, इसमें भी कतई दो राय नहीं है। अच्छा, अब आपने कहा इमरान खान, देखिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका तो कोई सानी नहीं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बीबी, और अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सिर्फ मैं नहीं कि मैं उस पार्टी में हूँ, आज भी एक आपको पता है कि लिस्ट जारी हुई है दुनिया के अंदर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नंबर 1 डिक्लेयर किया उन्होंने इस्लामी उम्मा के अंदर। और इमरान खान को मुझे बता दें कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क हो नारुल आरिफीन जहाँ पर कोई पार्टी एक बार भी हुकूमत में ना आई हो, जहाँ का लीडर कभी भी प्राइम मिनिस्टर ना बना हो, पहली बार उनको मौका मिला है। वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी लानत है, वो एक यही एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे थे, 2 पार्टी सिस्टम के ख़िलाफ़ उनको वोट मिला, वो है करप्शन, करप्शन और करप्शन। उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं कि हम कम से कम इन माफियाज में, जहाँ पे नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक आप किसी डिपार्टमेंट को टच कर लें, वहाँ पे वो सर, मुझे ब्रेक पर जाने की कॉल दी जाने वाली है, जल्दी से मेरे जुज़वी सवाल का जवाब दीजिए ताकि उसके बाद फिर जान छूटे। आखिरी किताब जो आपने पढ़ी किसकी लिखी हुई थी? आजकल किसकी लिखी हुई किताब पढ़ रहे हैं आप? अल्लाह भला करे। देखें, मैंने डॉटर ऑफ द ईस्ट पढ़ी थी, शहीद बीबी ने जो किताब लिखी। ये तो आपने पीपल्स पार्टी में पढ़ी थी ना, आजकल कौन सी नहीं पढ़ रहा। जब मैं पीपल्स पार्टी में पढ़ी थी, मैं पीपल्स पार्टी में पढ़ी थी और मैं जरूर पढ़ूंगा। तो काम भी बहुत आई माशाल्लाह आपके, लेकिन आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप?
पढ़ूंगा, अभी शुरू करूंगा। बिल्कुल मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ कि किताब जो है ना मुझे अब इस हवाले से ज़रूर पढ़नी चाहिए, और पढ़नी, पॉलिटिकल कारकुन हो, हम जितने भी लोग हैं, हमें ये इलेक्शन से 3 महीने पहले किताब पढ़ते हैं। उससे बहुत कुछ आदमी उससे बहुत कुछ गेन कर सकता है। बाकी जहाँ तक डॉक्टर साहब का मामला है, डॉक्टर साहब मेरे भाई हैं, आप अंदाज़ा करें इन दोनों पार्टियों की हिम्मत है। वैसे यकीन माने नूरुल आरिफीन, कोई मुल्क वैसे अगर आप कहें, अगर आपके पास फुर्सत हो तो मैं आपको कुछ कहानियां व्हाट्सएप करूं। ये लोग टीवी पर ना आते, ये घरों से नहीं निकल सकते थे जो आज यहाँ पे बैठकर भाषण देते हो। भाई आप लोगों ने राइट नाज़रीन, इसी मुकाम पर यहाँ प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट वक्फा, उसके बाद फिर वापस आते हैं। आखिरी लम्हात शो के मैडम शाहिदा रहमानी, ये मुझे बताइएगा, शहबाज गिल साहब का ये इल्ज़ाम, इसके बारे में क्या फरमाना है आपका कि सिंध में सवाल करने वाले सहाफ़ियों की लाशें मिलती हैं। दूसरा, पीपल्स पार्टी महज वडेरों का एक ग्रोह है जिसके लिए इमरान खान एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं, ये कहना है मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि उनको सिर्फ इन्हीं तमाम इल्ज़ामात की सियासत करनी है, क्योंकि उनका अपना ना तो कोई सियासी कैरियर है, वो एक दूसरी का इलेक्शन भी लड़के नहीं जीत सकते, अकेले कहीं से आके बैठ जाते हैं और इस तरह के इल्ज़ामात लगाते। पीपल्स पार्टी की हकीकत को कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये दुनिया भर में एक सबसे मशहूर, सबसे पुरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुनिया में अगर कोई पहचान है, अगर किसी मुल्क में जाते हैं और जब हम ये कहते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं, अच्छा वो पार्टी जो भुट्टो की, जो बेनज़ीर की, तो हमें ये फख्र है। शहबाज गिल जैसे न जाने कितने आए और कितने चले गए और सफाई हस्ती से मिट गए, उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होता और इनका भी ऐसी नामो निशान मिट जाएगा। दूसरी बात ये कि अभी बसरा साहब कह रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी, तो हमने ना तो नून लीग से कभी अलायंस किया, वो एक अलहदा नजरियाती पार्टी है, हमारा अपना नजरिया है, हम अपोजिशन की जमातें जरूर है, मगर आप तो उन लोगों के साथ बैठ गए जिनको आप चोर डाकू कहलाते थे, जो कातिल थे। एनसीएम के साथ तो आप बैठना नहीं पसंद करते थे, काफ लीग के साथ आप डाकू कहते थे, शेख रशीद को तो आप चपरासी रखना पसंद नहीं करते थे। आज वो सारे करप्शन के अली बाबा 40 चोर हुकूमत में बैठ गए, करप्शन में आज आप सरे फहरिस्त आ गए। आप अपने मुंह मियां मिट्टू कितना बनेंगे, आप तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। आटा चोर, चीनी चोर, दवाएं चोर, मास्क चोर, यानी कोई चीज तो आपने नहीं छोड़ी, हर तरह की चोरी, और उसके ऊपर आप अपना उन चोरों को भी आप निकालते जा रहे हैं या कैबिनेट के अंदर आप उनको तरक्की देते जा रहे हैं। मैडम आपने रिस्पॉन्ड कर लिया। अब ये लोग आए हैं इस नजरिए के तहत को लूटो, तमाम पार्टी मैडम जुज़वी एक सवाल अगर आप कहें तो मैं दाग दूं। कर लिया। इस वक्त करप्शन जो है वो उरूज पर है और जिस तरीके से अलीमा खान को बचा लेते हैं, फॉरेन फंडिंग केस को रोक देते हैं, इन्होंने तो इनके तो सारी चीज ही, इनकी जो बेस है वो चोरी पर है। इन्होंने जो शौकत खाना में हॉस्पिटल बनाया, फॉरेन फंडिंग ली, वो क्यों नहीं खोलते हैं? मैडम अगर आप मुझे कारकर्दगी देखनी है तो बीआरटी देख लें, बिल्कुल ठीक है, कारकर्दगी देखनी है मालम जब्बा देख लें। ये क्या मैडम अगर आप मुझे कुछ बोलने की इजाजत दें तो मैं कुछ बोलूं। बीबी की रिकंसिलेशन, अब देखिए बीबी की, मैंने आपके बीच में नहीं बात की है, अब आप जरा सब्र से सुने। मैंने सब्र और तहम्मुल के साथ आपकी बात सुनी है। आप अगर बीबी की रिकंसिलेशन बुक पढ़ लेते तो शायद आपको पता होता कि रिकंसिलेशन की क्या पॉलिसी थी। और इसी तरीके से जब आपको याद होता है कि बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा मादरे जमहूरियत जब वो एमआरडी की तहरीक शुरू की तो किन लोगों के साथ बैठकर उन्होंने उस सियासी मैडम पहले तो ये मुझे बताइए आप गुस्सा किस पे हैं? शौकत बसरा साहब भी कंफ्यूज है और मैं भी इंतहाई ताबेदारी से आपकी पूरी बात सुन गया। आप गुस्सा किस पे हैं? मैंने तो इंतहाई शराफत से आपकी पूरी बात सुनी है, मैंने कुछ नहीं बोला। ये शौकत बसरा साहब भी हैरान हैं। चोर मचाए शोर, बात तो अच्छा अगर आप खामोश हो गई तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। मैडम एक सवाल आपसे पूछना था, चूंकि अब आप वीडियो पे नजर आ गई हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये कादिर मक्सी साहब का एक गुमराहकुन स्टेटमेंट है और उसके आगे कुछ मामलात हैं। सिंध में वफाक की कोई साजिश कबूल नहीं, कादिर मक्सी साहब फरमा रहे हैं। उस पर लोगों ने ये गिरा लगाई है कि जाहिर है कि सिंध हुकूमत पहले ही क्या कम है सिंध वालों के लिए, कराची वालों के लिए साजिश करने में।
इसको आप ज़रा इख्तिसार के साथ बयान करें, उसके बाद फिर मैं अपने अगले मेहमान की तरफ जाऊं। बहुत ही मुख्तसर। देखिए जी नूरुल आरफीन साहब, बात यह है कि हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कादिर मक्सी ने जो भी बात की है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है जिसने ये जुमला लगाया, लेकिन सिंध हुकूमत का अवलीन काम है कि वो सियासत को खिदमत समझ के कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना काम कर रहे हैं। हमें वोटों से लोगों ने मुंतखब किया है, एक मुंतखब हुकूमत है और इंशाअल्लाह ताला ये 2008 से तसलसल के साथ लोगों का एतमाद है, हुकूमत बन रही है और हुकूमत काम भी कर रही है। यही वजह है कि लोग हमें दोबारा करते हैं। वो लोग जिनके अपने, मैंने कहा, जो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, अगर वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो मेरी नज़र में उस स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं है। गॉट यू पॉइंट। डॉक्टर असद अशरफ साहब, सर ये हुकूमतों के आलाकार हैं आप जी। मतलब सिराजुल हक साहब जैसे आदमी ने ये कह दिया कि बिल पेश करती है पीटीआई और उस पर ठप्पा लगाते हैं आप और पीपल्स पार्टी, ये उनका कहना था। इसे मैंने अपने अल्फाज में बयान किया है। तसल्ली बख्श उसके लिए जो है वो रिव्यू के लिए मेरा ख्याल है आप इंट्रो को जहन में लाइए। बात तो सच है पर बात है रसवाई की। अपनी डॉक्टर साहब मान जाएं, सही बात कह रहे हैं। शौकत बसरा साहब थोड़ा तवक्कुफ। बसरा साहब मान रहे हैं, आप किताबें पढ़ते हैं लेकिन आप इलेक्शन से 3 महीने पहले किताब पढ़ते हैं कि परवेज रशीद साहब ने देखे कहा है कि हमारे 14 लोगों ने गद्दारी की थी। डॉक्टर साहब देखिए ऐसी कोई बात बड़े पद का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा हमारे 14 लोगों ने गद्दारी की थी। देखिए तो आप भी माने कि हम लोग भी गलत करते हैं यार, मानने वाला बड़ा बंदा होता है। डॉक्टर साहब सर थोड़ा सा उनकी बात सुन लीजिए। शौकत साहब तो बात तो सुनने शौकत साहब, बात ये है कि ये जो है हुकूमत, जैसे इन्होंने अभी बात की है, ये नलायकों की हुकूमत है। ये अभी आपने देखा होगा ट्वीट शिबली फराज का, एनआरओ मांग रहे कागज, अल्लाह ताला लायक लोगों को बचाए। लेजिस्लेशन है, पाकिस्तान को खा गए। ऐसे मजा नहीं आएगा जी सर। डॉक्टर साहब ऐसे देखिए, मैं नूर, मैं इस तरह फजूल बोलने की बिल्कुल वो नहीं है। बसरा मेरे भाई हैं, बीच में मैंने इनको नहीं टोका, जो मर्जी के हैं। मैंने इनकी तकरीरें पंजाब असेंबली में भी सुनी हुई है, बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा। आज भी अगर आप इनका दिल और दिमाग चीरे ना तो उसमें भुट्टोइज़म और रानीइज़म निकलेगी, मज़हब की तरह निकलेगी, उसके पैरेलल निकलेगी। ये और बात है कि ये किसी मजबूरी के तहत इस तरह बोल रहे। उस वक़्त जब भुट्टो को फांसी दी गई थी तो ज़ियाउल हक के साथी जर्नलों ने उस जनरल ज़िया को कहा था कि 2 कब्रें हैं, उसमें एक बंदे ने जाना है। और उस वक़्त फिर उसका फ़ैसला हुआ, वो एक तारीख़ है। और उसके बाद देख लिया उन लोगों ने कि एक बेगुनाह को जुडिशल मर्डर करने के बाद सिंध में आज तक किसी और दूसरों की हुकूमत नहीं आई। हमेशा पीपल्स पार्टी के लोगों ने और सिंध के लोगों ने भुट्टोइज़म और रानीइज़म को वोट दिया सिर्फ उसी वजह से। तो अब ये पंजाब के साथ नहीं हो सकता था। यही वजह है कि इस दफ़ा कुछ और किया गया। जिस तरह कल एक मशहूर एंकर ने जो सो कॉल्ड पे रोल पे भी रहे हुए हैं, उन्होंने कहा अपनी ट्वीट में कि ये हाइब्रिड हुकूमत है। ठीक है, उसमें हिस्सा कितना है आपका? आपका कोई हिस्सा नहीं है। आप एनओआर नहीं दे सकते। वो कमेटी की प्रपोज लेजिस्लेशन है, उसमें मेंबर्स होते हैं। वो कौमी असम्बली के स्पीकर ने वो कमेटी बनाई थी। कमेटी हाउस की बाई प्रोडक्ट है, उसकी रिकमेंडेशन होती है, ऊपर जाते हैं, उनकी पूरे हाउस का ये फैसला होता है कि इसको माना जाए या रिजेक्ट किया जाए। और वो प्रपोज्ड है। हम लोगों ने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आप जैसे नशेई और हवाई सियासतदान जो है ना, ये नैब की पेशियां नहीं भुग सकते। आपने दीवारें टापनी है, आपने भागना है। सर मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं आपकी तरफ अब नहीं आता हूं क्योंकि प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, घर भी जाना है। शौकत बसरा साहब से जरा निमट लूं। शौकत बसरा साहब, सर आपको कसम है अगर आप इधर उधर गए सर बड़ा मामला धड़म भरम हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ आप इस बयान पर ज़रा तबसरा दाग दें। सिराजुल हक साहब का फरमाना था कि इमरान खान साहब ने कहा था कि IMF से कर्जा लेने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूँ। इमरान खान साहब को अब खुदकुशी कर ही लेनी चाहिए माज़अल्लाह। यू टर्न खान अब IMF से कर्जा लेने पर कहते हैं मुझे मेडल पहनाया जाए। आज चीनी 110 रुपये किलो और दाल की कीमत में 140% इजाफा हुआ है। आज कफन के कपड़े पर 17% टैक्स लगा दिया गया है। सर गो के सुकून सिर्फ कब्र में है, लेकिन कब्र में भी अगर 17% टैक्स झेल करके जाना पड़े तो उससे बेहतर नहीं है कि मतलब कुछ और कर लिया जाए। असमत चुगताई के साथ जो कुछ हुआ था माज़अल्लाह। नूरुल आरिफीन
नूरुल आरिफीन, ये जो दोनों अपोजिशन बैठी है ना, इनके काले करतूतों की वजह से, इनकी लूट मार की वजह से, करप्शन की वजह से हमें जाना पड़ा IMF के पास, वरना हरगज ना जाते। आप अपना जवाब अंदाजा करें कि हमें 32,000 अरब का कर्जा विरासत में मिला, तमाम इदारे तबाह बर्बाद मिले, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज मिला, इसके अलावा तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे। मुझे बताइए। अच्छा सर, ईमानदारी से एक बात पूछूं शौकत बसरा साहब। एक मिनट मेरी बहन, शौकत बसरा साहब, ईमानदारी से जी जी गुड नोट्स पे, ये जब से आप मेरे प्रोग्राम में आके बता रहे हैं ये 1.5 लाख ही है, इनसे लूटी हुई दौलत वापस आएगी। 1.5 लाख अब बढ़ गया है, अब बढ़ गया है, 5 लाख हो गया। ये बताएं खुदकशी कब कर रहे हैं? वो इंशाल्लाह आप लोगों से लूटा हुआ माल वापस लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे सर, मुझसे हमारी नहीं लेंगे। इकोनॉमी मजबूत होगी। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, शौकत बसरा साहब, मुझसे प्राइम नहीं लेंगे। मिनिस्टर इमरान खान ना आपकी ब्लैक मेलिंग में आएंगे, ना की धमकियों में आएंगे। हुकूमत तो बहुत थोड़ी सी चीज है, जान भी चली जाए, ये बात ज़हन में रखिएगा। लुटिया वाला माल कढ़ाना है, हुकूमत का कोई इशू नहीं है। राइट सर, शौकत बसरा साहब, डॉक्टर अशर साहब और मोहतरमा शाहिदाबाद, तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शिरकत की ज़हमत गवारा की। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर बशर्ते ज़िंदगी हाज़िर खिदमत होते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।